हमारे जो स्पेशल सेशन है, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाने से पहले सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ अपने सभी मेंटर्स का, आरपी सर एंड चंद्रा मैडम, दिनेश सर एंड उषा मैडम, वीरेंद्र सर एंड प्रतिभा मैम का, और आप सभी यहाँ उपस्थित सभी लीडर्स का मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। और इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और चलिए हम चलते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर को बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा। आज जो स्पेशल टॉक होने वाला है, जो एक्सपर्ट सेशन हमारे साथ सैटरडे को सर ने स्टार्ट कराया है, उसमें हम हमारे साथ आज हमारे एस्टीम्ड गेस्ट स्पीकर हैं विद 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एमबीबीएस, एमएस जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, डॉक्टर रोहित सिंघल सर। और आज वो हमारे साथ हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ पर विजडम देंगे और हमें बहुत सारा नॉलेज देंगे। तो आशा है सब लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। सो जरूर से हम लोग इसको अटेंड करेंगे। उसके बाद हम टेक अवेज एंड एक्टिविटीज का हम जरूर से शेयर करेंगे और फिर हम अपने मेंटर को सुनेंगे। सो चलिए हम चलते हैं। प्लीज अनम्यूट, आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए क्योंकि हम जो स्पेशल सेशन करने वाले हैं जस्ट अ मिनट में। जी। सो हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं, विदाउट डिस्टरबेंस हम उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे बहुत सारा नॉलेज लेना चाहते हैं। सो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, डॉक्टर रोहित सिंघल सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच स्मिता मैडम, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सुबह सुबह सब आप इकट्ठे हुए हैं एक स्पेशल सेशन के लिए, नॉलेज लेने के लिए। और सब अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि इस सब के लिए आप तैयार हैं और सुबह 6:30 बजे आप रेडी हो चुके हैं। और मैं अपने तीनों ट्रायो डायमंड्स का थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस स्पेशल सेशन में आप सबको थोड़ा सा नॉलेज दे सकूँ, मुझे इस लायक समझा। तो मेनली आज मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक बीमारी है कैंसर, जिससे यूजली हम देखते हैं कि आजकल वर्ल्ड वाइड ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और हर कोई इसके अवेयर भी है, और हर किसी ना किसी फैमिली में कोई ना कोई, या रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में किसी ना किसी को आपने देखा है कैंसर से ग्रसित है। और उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता रहता है और काफ़ी परेशान भी रहते हैं, फाइनेंशियली और सोशली और मेंटली काफ़ी वो लोग परेशान रहते हैं। तो क्यों हो जाता है कैंसर, क्या इसका इतने कारण है, क्यों इतना तेजी से आजकल बढ़ता जा रहा है, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्या हम स्टेप्स लें कि ये इसको हम प्रिवेंशन की तरफ ला सकें और इसको हम अपने लाइफ स्टाइल से अपने फैमिली मेंबर्स को इससे बचा सकते हैं। सबके मन में ये प्रश्न होता है कि कैंसर क्या होता है, क्यों हो जाता है ये, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्या कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। थोड़ा सा भी आजकल मैं देखता हूँ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम उनको कैंसर का ही सबसे ज्यादा डर रहता है कि कोई भी गांठ दिखाई दे जाए तो कि चेकअप करा लें, कोई और मुझे बीमारी तो नहीं होगी। है पेट में कोई सिम्टम आ रहे हैं, उनका डिस्टर्ब पेट है, तो भी वो एकदम अवेयर हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, कुछ मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होती जा रही है। और किसी के फैमिली हिस्ट्री रहती है कि मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी कैंसर हुआ है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं कि जीन्स मेरे पे ट्रांसफर तो नहीं हो जाएंगे और मुझे भी कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो होता क्या है कैंसर, एक तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाता है। जो हमारे बॉडी के टिश्यूज और सेल्स रहते हैं उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। ज्यादातर ये रहता है कि या तो अपना ग्रोथ का जो उनका मल्टीप्लिकेशन है बहुत तेजी से होने लग जाए, और हमारी बॉडी में जो प्रोसेस चलता रहता है जो सेल्फ एट्रैक्शन, जिसको हम ऑटोफेगी भी कहते हैं, जिसमें आपका सेल अपने आप डैमेज होने लग जाते हैं, तो वो आपका डैमेज प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर्ली डिस्टर्ब नहीं हो पाते, डैमेज नहीं हो पाते सेल्स। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, या उनका ग्रोथ एबनॉर्मली लेवल पे होना स्टार्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होने लग जाए, तो वो दोनों तरीके से आपको इसी तरह का कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो आपके नॉर्मल सेल्स की थ्रो को कवर करते जाते हैं, उनको उसको ओवर पावर करते जाते हैं, और इसलिए कैंसर बढ़ने शुरू हो जाता है, एक तरह से गांठ की तरह, या कोई टिश्यूज आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हर 2 से 3 6 हफ्ते में
कैंसर सेल्स डिवाइड होते जाते हैं। तो अगर मान लो एक अंगूर के साइज की कोई गांठ कैंसर की आपको किसी को भी बनने में लग से 2 से 5 साल तक का टाइम लग जाता है। तो किसी को अगर आज कैंसर डायग्नोज हुआ है किसी पेशेंट को, तो इसका मतलब उसका प्रोसेस 2 से 5 साल से पहले या 3 साल से पहले ही उसका स्टार्ट हो गया है बॉडी में, और प्रेजेंट करने का टाइम इतना टाइम निकल चुका है। तो इतना धीरे धीरे और टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, ऐसा नहीं कि एकदम ही ये बढ़ने लग जाता है। जरूर कुछ कैंसर होते हैं जो बहुत ही तेजी से फास्ट मूवमेंट करते हैं, पर ज्यादातर में काफी ज्यादा टाइम लगता है। पर उसको हम पहचान नहीं पाते अर्ली स्टेज में, और इसलिए जब प्रेजेंट करता है तो ज्यादातर थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मेल्स फीमेल्स के आपको ये देखा गया है कि यूजली हर ऑर्गन और बॉडी के हर पार्ट में कैंसर के इंसिडेंट्स पाए जाते हैं। स्किन में कैंसर कॉमन हो गया, मिलेनोमा जो बोलते हैं, या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा स्केल होते हैं, जो सन एक्सपोजर सन बर्न्स के ज्यादा कॉमन होता है। ओरल कैविटी कैंसर मेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि अनहेल्दी हैबिट्स है, टोबैको च्यूइंग बहुत ज्यादा इंडिया में प्रीवलेंट है, तो इसके कारण ओरल कैविटी सिगरेट स्मोकिंग के कारण भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं कैंसर। लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन और रेक्टम का कैंसर, किडनी, इवन जेनाइटेलिया का कैंसर होने लग जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। तो ये सारे कैंसर बहुत ही कॉमन है मेल्स में। और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रियास, कोलोन, ओवरी के कैंसर, सर्विक्स के कैंसर, ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो टॉप 5 कैंसर की बात करें तो मेल्स में ओरल कैविटी, जो लिप्स से ओरल कैविटी, टंग, ये ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि यही सिगरेट स्मोकिंग और हमारा जो टोबैको का चूइंग है, गुटखा वगैरह लोग बहुत खाते हैं, तो उस कारण से ये प्रीवलेंट बहुत ज्यादा कॉमन है। और उसी कारण से स्टमक, कोलोरेक्टल और हमारा फूड पाइप का कैंसर भी कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि अल्कोहल वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण स्टमक और इसोफेगस कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। वही फीमेल्स में बात करें तो ब्रेस्ट, सर्विक्स, लंग और गैस्ट्रिक कैंसर काफी कॉमनली देखने को मिलता है। ज्यादातर अब सबके माइंड में कुछ ना कुछ भ्रांतियां रहती हैं, कुछ भ्रम रहते हैं कि अगर कैंसर डायग्नोज हो गया तो मतलब ये तो सिर्फ लास्ट स्टेज ही माना जाता है कि हमारा लाइफ का एंड आ गया, तो कैंसर डायग्नोज हो गया। तो अब आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है मेडिकल साइंस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत ही तरह के अवेलेबल हैं, और काफी क्योर हो जाते हैं पेशेंट्स भी। यह है कि डिटेक्शन अगर अर्ली हो जाए तो पूरा ट्रीटमेंट से वो फ्यूचर ठीक भी हो जाते हैं। कैंसर का डायग्नोस का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लास्ट स्टेज में आ गए, एंड हो गया लाइफ का। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि कैंसर ओनली मीन्स डेथ। और काफी लोगों में ये भी रहता है कि कैंसर कंटेजियस है, एक दूसरे को देखने से या पास में रहने से भी या छूने से फैल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बॉडी का इंटरनल प्रोसेस रहता है जिसमें सेल ग्रोथ एबनॉर्मली होने लगती है, तो छूने से या साथ में रहने से कुछ भी इसमें रिस्क नहीं रहता कि आपको मिल सकता है कैंसर आपस किसी से में, किसी के साथ रहने में। और कैंसर चोट वगैरह से यूजली नहीं होता है, आपका इंटरनल बॉडी का जेनेटिक चेंज होने लग जाते हैं, जिससे आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। तो कई लोग ट्रीटमेंट से बहुत डर जाते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट है कि बहुत मेजर रहेगा, बहुत पेनफुल रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है, तो पेशेंट इसको इजीली पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं और पेन फ्री अपना लाइफ को लीड कर सकते हैं। और हर कैंसर का अपना अपना पैटर्न होता है, उसका ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। कुछ कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, कुछ कैंसर बहुत ही फास्ट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो और पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ कैंसर। तो हर पेशेंट का कैंसर अलग है, तो उसको किसी और के कैंसर किसी को हो गया तो उससे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपका बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स है, कितना इम्यूनिटी है आपका, किस तरह का ट्रीटमेंट वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो इन सब से आपका आउटकम डिटरमाइन होता है। कैंसर जैसे मैंने बताया कि इनक्योरेबल नहीं है, बिल्कुल आप क्योर कर सकते हैं उसको। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, जिसमें जैसे और बीमारियों की हम क्योर कर पाते हैं, तो यह कैंसर भी क्योरेबल काफ़ी स्टेजेस में हम देख सकते हैं क्योरेबल है। और एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिथ ये भी है कि अगर हम कुछ भी बायोप्सी लेंगे या कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे या फिर उसको छेड़ेंगे, तो आपका बहुत तेजी से स्प्रेड होने लग जाएगा बॉडी में और जगह फैल सकता है। पर
ये भी है कि बिना बायोप्सी के कोई भी ट्रीटमेंट यूजली स्टार्ट नहीं होता है, तो ये टिश्यू डायग्नोसिस हमेशा बहुत जरूरी रहता है। तो हमें कैंसर का बायोप्सी, और बायोप्सी से कुछ भी स्प्रेड होने का कोई रिस्क नहीं रहता है आजकल। इतना प्रिसाइजली बहुत ही छोटी निडल से हम बायोप्सी ले सकते हैं कि उसका स्प्रेड होने का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। और जैसे ही डायग्नोज होता है प्रॉपरली उसका टिश्यू डायग्नोसिस से किस टाइप का कैंसर है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं, और उसको जल्दी से जल्दी हम क्योरेबल स्टेज में क्योर कर सकते हैं। तो बायोप्सी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और इससे कुछ भी कैंसर स्प्रेड होने का कोई रिस्क नहीं है। ये कॉमन जो मिथ्स हैं ये मैंने कवर किए हैं। और क्यों आजकल इतना इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में देखते थे कि कैंसर बहुत ही लेट स्टेज में, अर्ली एंड, जब 60+ की एज में ही ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता था। पर आजकल अर्ली यंग एज में भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग अपने बॉडी चेकअप फ्रीक्वेंटली करा रहे हैं, इसलिए डिटेक्शन बहुत फास्ट होने लग गया, जल्दी होने लग गया है, और अर्ली स्टेज में हम कैंसर को पकड़ पाते हैं, इसलिए इंसिडेंस भी बढ़ गया। और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ गई हैं आजकल, एमआरआई, पैट सीटी वगैरह, जिस तरह के इन्वेस्टिगेशंस हर सिटी में अवेलेबल होने लग गए हैं, तो इसलिए उसका डिटेक्शन बहुत जल्दी होने लग गया है। और जल्दी डिटेक्शन हो रहा है तो इसलिए उनका क्यूरेबल भी अचीव हो रहा है। कैंसर का थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आप देखिए कि अगर 2020 का डाटा है ये, 13 लाख लोगों को कैंसर हुआ था 220 में इंडिया में, जिसमें से 6,46,000 मेल्स में था और 6,78,000 फीमेल्स में कैंसर हुआ था। फीमेल्स में थोड़ा मेल से ज्यादा ही कैंसर हो रहा है, तो स्पेशली फीमेल्स में ऐसा क्यों कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता जा रहा है? तो जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स दोनों के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स तो हमारे इनहेरेंट रहते हैं, कुछ को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और कैंसर का रिस्क थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे सेक्स का, जैसे फीमेल्स में थोड़ा सा इंसिडेंस ज्यादा रहता है। कुछ रेसेस में कैंसर बहुत तेजी से पाया जाता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको अनअवॉइडेबल है। और किसी की फैमिली हिस्ट्री है, वो भी जीन्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो अनमॉडिफाइबल हमारे लिए रिस्क हो जाता है। पर जो मॉड पर यह है कि जीन्स भी जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो तभी प्रेजेंट होते हैं जब हमारा लाइफस्टाइल डिटोरिएट होता है। तो जीन्स आर डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, और एक्टिवेट तभी होते हैं जब हम उसको एक्टिवेट होने के लिए मौका देते हैं, जब हम अपना लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। आप स्मोकिंग टोबैकिंग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो इन सब कारणों से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जीन्स फिर एक्सप्रेस होने लग जाते हैं कैंसर के, और वो कैंसर को मैनिफेस्ट होने में हेल्प करते हैं ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स। अन ये प्रोसेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है आफ्टर फास्ट पैक्ड लाइफ में। टाइम कम होता जा रहा है, तो हम रेडीमेड फूड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इस कारण से हमारा रिस्क बढ़ता जा रहा है। कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, इम्यूनिटी कम होती जा रही है, तो वो भी एक कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं। और रिपीटेडली सन एक्सपोजर है जिसमें, उससे भी हमारा ये रिस्क बढ़ रहा है, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि 50% तो हमारा हाथ में नहीं है, पर 50% ऑफ द जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हाथ में हैं, जो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिर 50% ऑफ द कैंसर प्रिवेंटेबल बाय आवर चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। और किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे कि हमारा बॉडी में कैंसर के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या वार्निंग साइंस बॉडी देती है? यूजली है कि आपका वेट लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, तो आपको जरूर अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि कुछ कारण, क्या कारण है इसके लिए। काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण वेट लॉस होता है, पर हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। सांस लेने में आपको दिक्कत होने लग गई है, बहुत थकान महसूस हो रही है, लॉन्ग टर्म आपको फैटीग, आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, आपका स्टमक बार बार अपसेट हो रहा है, मोशन ब्लीडिंग होने लग गया है, कहीं से स्टूल से ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो इस सब हमें चेकअप जरूर करा लेना चाहिए कि हमें कैंसर का कोई अर्ली डिटेक्शन वो प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका पेन कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका कोई नोड्यूल बन गया ना, ब्रेस्ट में जैसे गांठ बन गया, तो ये सारे कुछ कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो वार्निंग बॉडी को देती है, बॉडी देती है, और हमें उसको जरूर इग्नोर नहीं करना चाहिए, और फौरन
डॉक्टर के पास जाके हमें चेकअप करा लेना चाहिए। आपका ब्लैडर बाउल हैबिट्स में चेंज होने लग गया, बार बार आपका बाउल हैबिट्स चेंज हो गए सिग्निफिकेंटली, तो आपको जरूर अपना चेकअप करा लेना चाहिए। कोई आपका छाला बन गया मुंह के अंदर जो भर नहीं रहा है, यूजली छाले तो भर जाते हैं पर अगर हील नहीं हो पा रहा है तो उसका हमें टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कहीं भी थिकनिंग है बॉडी में, कोई लंप फील हो रहा है आपको, पेन नहीं हो रहा हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर कोई आपका तिल है मस्सा है वो आपका साइज उसका चेंज होने लग गया है, तो हमें फौरन डिटेक्ट कर लेना चाहिए और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। खाने में आपको परेशानी हो रही है, निगलने में परेशानी होनी शुरू हो गई आपका और आपका कफ है, खांसी है जो ठीक नहीं हो पा रही, आवाज में आपका चेंज आ गया है, वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको ये सारे कुछ वार्निंग सिग्नल रहते हैं, आपको कॉशन होना चाहिए और अपना चेकअप जरूर कर लेना चाहिए। ये सिम्टम का ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर ही हो गया है, पर चेकअप करा लें तो आप रूल आउट कर सकते हैं, और अगर कुछ है भी तो अर्ली डिटेक्ट होकर पूरा क्योरेबल हो सकते हैं। और इसमें देखेंगे कि अर्ली डिटेक्शन कितना हेल्पफुल रहता है। स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर कोलोन कैंसर में करें तो अगर डिटेक्ट हम अर्ली कर लें तो आप 93-70, सर्विक्स कैंसर में 93-80% तक आप क्योर कर सकते हैं। और जहाँ लेट डिटेक्शन होता है तो आप देखिए 6% ही सर्वाइवल रेट रहता है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट। तो जैसे जैसे लेट होता जाएगा, जितना लेट करेंगे डिटेक्शन में उतना ही आपको मुश्किल होने लग जाएगा। तो जितना हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ही हमारा सर्वाइवल रेट इंप्रूव होता जाता है। और किस टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एक बार सिग्नल आपको, चलो बॉडी ने सिग्नल दिया, आपको कुछ प्रॉब्लम फील हुई और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी असेस कर लेते हैं। काफी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। और बाकी कुछ हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज रहती हैं, इमेजिंग है, जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत ही कॉमनली हर सिटी में अवेलेबल है, वहां से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कोई और पेट के अंदर गांठ तो नहीं है। और अगर खाने पीने में दिक्कत है या कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो एंडोस्कोपिक टेक्निक से हम उसको पता लगा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी है पर इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। और कोई ऐसी गांठ है जो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी बायोप्सी की जरूरत है, या मुंह के अंदर कोई छाला है जो हील नहीं हो रहा है, तो फिर हमें बायोप्सी करा के कंफर्म करा लेना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट से बेस्ट रूल आउट हो सकता है कैंसर है या नहीं है ना। इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है और जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको बात को मानना है। तो जैसे मैंने बताया कि 50% हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम खाने पीने का ध्यान दें, जैसे हमारा कम्युनिटी है जिसमें हम इसकी हमेशा बात ही करते हैं, हमें ओबिसिटी को मूव करना है, दूर करना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, स्मोकिंग अल्कोहल से अपने आप को दूर रखना है, और बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी स्किन को, और सनस्क्रीन वगैरह को यूज़ रेगुलर करना है। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, आजकल वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हो गई हैं जिसमें हम वैक्सीनेटेड अपने आप को कर सकते हैं। या फीमेल्स में आजकल जैसे पेपिलोमा वैक्सीन बहुत कॉमन है जो उनको लगा रहे हैं, और वो काफ़ी हेल्प कर रही है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के लिए। हेल्दी डाइट हम लेंगे, अपना होम को स्मोक फ्री करेंगे, कोई ऐसा स्मोकिंग वगैरह यहाँ वो नहीं रहेगा। और जैसे मदर्स में स्पेशली देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उसमें कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जरूरी है, जिससे आपका कैंसर का रिस्क काफी कम हो जाता है। फिजिकली आप एक्टिव रहे, अल्कोहल और स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखें। और कई कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम रहते हैं कि किसी एज ग्रुप के बाद अपना रेगुलर आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं। और अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड जरूर कराएं कुछ वैक्सीन से, जिससे आपको कैंसर में प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्पेशली मैं बात करूंगा गट माइक्रोबायोम का, बहुत बड़ा रोल आ गया कैंसर में क्योंकि गट माइक्रोबायोम अगर आपका डिस्टर्ब है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में कराता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो आपके डीएनए में चेंजेस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और डीएनए में चेंजेस हो गए तो फिर कैंसर का आउटग्रोथ हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना गट माइक्रोबियोम पे, जैसे गट रीसेट का प्रोग्राम हम कराते हैं जिससे हमारा गट माइक्रोबियोम रिस्टोर हो जाता है, गुड और बैड का रेशियो बैलेंस हो जाता है।
तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हमें प्रिवेंशन में काफी ज्यादा मदद मिलती है। क्योंकि हमारा गट माइक्रोबायोम से हमारी इम्यूनिटी रेगुलेटेड रहती है। अगर इम्यूनिटी लो रहेगी तो फिर हमारा कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने लग जाता है। ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म में गट माइक्रोबायोम का बहुत बड़ा रोल है। ईस्ट्रोजन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, ज्यादा ईस्ट्रोजन हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाता है फीमेल्स में, तो जैसे जैसे ज्यादा ईस्ट्रोजन रहेगा तो वो कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के और ये यूट्राइन कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। हमने देखा है कि गट माइक्रोबायोम में जब फर्मेंटेशन होता है तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स निकलते हैं, जो हमारी गट लाइनिंग को प्रोटेक्शन देते हैं, और क्लोन कैंसर और इन सब से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए गट माइक्रोबायोम को हमें मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आपका गट माइक्रोबायोम बैलेंस रहेगा तो ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस सब से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत मेजर फैक्टर बन रहा है आज के ज़माने में, कि हर व्यक्ति इंसुलिन से रेजिस्टेंस है, जिससे डायबिटीज़ का रिस्क तो बढ़ ही रहा है और साथ साथ कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब थोड़ी बात करते हैं कि कैसे हम स्क्रीनिंग अपने आप को कर सकते हैं। 50, इसका मैं थोड़ा आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। एक तो ओरल कैविटी में कोई भी आपको रेगुलर आप चेकअप करा सकते हैं। कोई भी छाला नहीं है पूरा, आपको हर पार्ट को वो डॉक्टर आपका असेस कर लेते हैं, कहीं आपका प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा छाला या थिकनिंग तो नहीं है जहाँ पे आपको टेस्ट की जरूरत है। ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए आप कैसे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं। क्योंकि लेडीज में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस रहती है और बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन भी रहता है, कुछ ना कुछ, कुछ भी पेन होने लग जाता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। काफी लोग मेरे पास आते हैं अपना असेसमेंट कराने के लिए। तो ये जरूरी भी है कि आप अलर्ट रहें और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। इसका पूरा तरीका रहता है कि आप अपना फ्लैट ऑफ हैंड से सेल्फ एग्जामिन कर लें, कोई उसमें गांठ तो नहीं है। 20 साल के बाद हर लेडी को मंथली या 2 मंथली अपना खुद चेकअप कर सकते हैं। और कुछ भी आप नॉर्मलिटी फील होती है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। और अगर 35, इसका एक डिटेल में आपको बताता हूँ, एक मिनट। और यूजली बच्चों में एज सच एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं रहती है। 20 साल से पहले तो कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं रहती है, तो आप इसको, अगर कोई गांठ नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। परंतु 20 के बाद या 30-35 के बाद आप 2-3 साल में एक बार आप चेकअप करा सकते हैं डॉक्टर के पास जाके, और ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट करा सकते हैं, जिससे कोई एबनॉर्मल छोटी मोटी गांठ है तो वो डिटेक्ट हो सकती है। और 40+ या 50+ में हमें मैमोग्राफी स्क्रीनिंग मेथड, एक बहुत ही इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है ब्रेस्ट के लिए। तो आप हर 2 साल में उसको करा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नॉर्मल है। और हाई रिस्क है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, तो साल में एक बार आप जरूर मैमोग्राफी करा सकते हैं। ऐसे फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन पाया जाता है, तो इसके लिए आप 21 to 29 ईयर्स तक तो एक बार आप पैप टेस्ट करा सकते हैं, 3 से 4 साल में। और अगर 30+ हैं तो 65, तो आपको एवरी, अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो आप 5 साल तक उसको अपना पैप स्मीयर टेस्ट करा रहे हैं, जिससे आपका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप उसको एवरी ईयर करा सकते हैं। तो ब्रेस्ट का क्या है कि मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड में, तो इसका यंगर वुमेन में इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जितना जल्दी हम इसको डिटेक्ट करेंगे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जल्दी डायग्नोज कर सकें। अभी भी काफ़ी लोग, मैं देखता हूँ कि पेशेंट आते हैं कि कई सालों तक गांठ रहती है और वो दिखाने नहीं आते, जब आते हैं तो फिर बीमारी काफ़ी फैल चुकी होती है बॉडी में। तो इसमें हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जरूर कंसल्ट करना है डॉक्टर्स के पास, ताकि अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो पूरा क्यूरेबल हो सकता है। और हमारे ब्रेस्ट के अंदर कुछ डक्ट्स रहते हैं, लोब्यूल्स रहते हैं, वहां से अराइज हो सकते हैं, और लिम्फ नोड्स भी रहते हैं जो हमारे बगल में या एक्सिलरी रीजन में, वहां पे ये स्प्रेड हो सकता है। तो आप देखिए कि 2.4 लाख
हर साल नए केसेस इंडिया में डिटेक्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। पर इंडियन वुमेन में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और अभी भी इतना एडवांसमेंट के बाद भी लेट स्टेज में इसका डिटेक्शन हो रहा है, काफी लेट स्टेज में लोग आते हैं। अभी रिसेंटली भी हमारा हॉस्पिटल में देखा था, जो एग्जीक्यूटिव है पूरे, मतलब सीनियर रैंक पे हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव, उनकी वाइफ को काफी साल से कैंसर था, उनको अभी डिटेक्ट हुआ। मतलब गांठ काफी साल से थी, अब मेरे पास आए और फिर उनको फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया तो उनका बीमारी बोन्स तक फैल चुका था। मतलब पढ़े लिखे लोग एग्जीक्यूटिव भी अभी इससे अवेयर नहीं है और इतना डिले कर रहे हैं डायग्नोसिस में। अब सिम्टम क्या रहता है इसका? आपको कोई भी गांठ है जो पेनलेस है, उसमें पेन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, या आपका निपल अंदर की तरफ जा रहे हैं, डिस्चार्ज स्टार्ट हो गए हैं, स्किन में डिम्पलिंग या रेडनेस स्टार्ट हो गई है, तो ये कुछ सिम्टम है। और मैं ये भी अवेयर करना चाहूंगा कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है, इसलिए वो डरने की जरूरत नहीं है। गांठ होती है, आप कैंसर ही हो गया और उस फिर टेंशन में आ जाए। उसका प्रॉपर चेकअप हो जाएगा, जांच हो जाएगी, तो आप उसको इजीली रूल आउट कर सकते हैं। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस से भी ब्रेस्ट के अंदर काफी चीजें गांठ बन जाती हैं और वो बिल्कुल बेनाइन रहती हैं, वो उनका कैंसर का बिल्कुल रिस्क नहीं रहता है। तो वो भी बहुत चीजें कॉमन है, इसलिए डिटेक्ट गांठ होते ही आप ये मत समझिए कि मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कौन ज्यादा रिस्क पे रहेगा? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अगर 50 प्लस में कोई गांठ है तो हम उसको जरूर रूल आउट करेंगे। यंग एज में गांठ है तो वो बिनाइन हो सकता है, तो उसका भी जांच जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री है तो उसका ज्यादा थोड़ा रिस्क रहता है। जेनेटिक म्यूटेशंस तो वैसे पता नहीं चलेगा, आप जीन्स का अगर टेस्ट कराते हैं तो ही पता चल सकता है। और कोई आपका रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है प्रीवियस, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। और लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर जो जैसे मैंने बताया कि ओबिसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल, स्मोकिंग और प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा स्लीप और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारे जेनेटिक्स, डीएनए में म्यूटेशंस होने लग जाते हैं, या फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं या हमारे जो जीन्स इनहेरेंट हैं वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कई तरह के हार्मोनल फैक्टर रहते हैं। किसी फीमेल को अर्ली पीरियड्स आ गए हैं, लेट मेनोपॉज है, तो ईस्ट्रोजन लेवल उनकी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। तो ज्यादा ईस्ट्रोजन अगर बॉडी में रहता है तो वो थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा देता है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क। प्रेगनेंसी बहुत लेट हो रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, जैसा प्रेगनेंसी के टाइम हमारा कैंसर का रिस्क डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल फिर उस टाइम कम रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं करा रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म से दे रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बढ़ाने में। इम्पोर्टेंस हमारा अर्ली डिटेक्शन में है। जितना जल्दी अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे, क्योर हो सकते हैं, आपका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहेगा और पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हमारा फाइनेंशियल बर्डन भी कम रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव रहेगी। ये स्क्रीनिंग का जो रिकमेंडेशन मैं आपको बताना चाह रहा था, यूजली 30 साल से अंदर, 29 ईयर्स तक तो आप अपना खुद ही अवेयरनेस कर सकते हैं और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन से ही आप अपने आप को डिटेक्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 साल के अंदर एक बार अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और जो क्लिनिकली चेक करके बता सकते हैं। कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। परंतु अगर 30 प्लस है और 30 to 40 ईयर्स के बीच में, आप डॉक्टर से एक बार चेकअप करा लें 3 साल में एक बार, और खुद आप अपना चेकअप यूजली करते रहें। यूजली 40 प्लस में फिर हर 2 साल में मेमोग्राफी करा सकते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल है तो 3 साल भी आप ड्यूरेशन ले सकते हैं। 50 प्लस में यह है कि हर 1 से 2 साल में मेमोग्राफी करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिस्क बढ़ने लग जाता है। तो वो एक में ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा एल्डरली है तो फिर तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो ये मोटा मोटा हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिस तरह से हम अपना फॉलो करेंगे। और अगर अर्ली एज ग्रुप में आपको कुछ अल्ट्रासाउंड या कुछ पेन महसूस हो रहा है, सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर 40 का अगर नीचे है तो हम अल्ट्रासाउंड और ब्रेस्ट जो हर जगह अवेलेबल है उसको हम करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जो हाई रिस्क रहते हैं, इनका फैमिली हिस्ट्री है या फिर कोई रेडिएशन का हिस्ट्री है या कोई पहले से ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, तो उनको हम ज्यादा उनको स्क्रीनिंग की जरूरत है, और मेमोग्राफी फिर वो अर्ली स्टेज में भी करा सकते हैं।
कुछ ये मिथ्स हैं कि ब्रेस्ट पेन हमेशा कैंसर को मैनिफेस्ट करता है, ऐसा नहीं है। यूजली कैंसर में जो गांठ रहती है पेनलेस रहती है, पेन यूजली बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। तो पेन हार्मोनल वेरिएशन की वजह से ज्यादा कॉमन है, तो उसमें डरने की बहुत जरूरत जरूरत नहीं है। तो इसलिए पेन हमेशा कैंसर नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एल्डरली लोगों को ही कैंसर हो रहा है। आप आजकल यंग एज ग्रुप में भी ये काफी देखने को पाया जा रहा है। और इंजरी होने से भी कैंसर हो सकता है। इंजरी होने से गांठ बन सकती है, और गांठ एक बार बन जाती है तो हमें उसको जांच करा के रूल आउट जरूर कर लें। कई बार ये होता है कि इंजरी रहती है, हम सोचते हैं चोट के कारण गांठ है, और बाद में चेकअप कराते हैं तो वो पता चलता है कि उनको पहले से कैंसर हो रखा था। तो अगर गांठ महसूस हो रहा है तो आप उसका चेकअप जरूर करा लें, चाहे चोट लगा हो तो भी। कोई भी सिम्टम है तो हमें स्क्रीनिंग का वेट नहीं करना है कि गांठ आपको फील हो रहा है और आप सोचते हैं जी मुझे तो अभी 2-3 साल के बाद ही मैं मेमोग्राफी कराएंगे। अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपना डॉक्टर के पास चले जाइए। कोई भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, आपको चेंज हो रहा है, आपका निपल डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, स्किन डिपलिंग होनी स्टार्ट हो गई, इन्वर्जन जो आपको मैंने पहले बताया था सिम्टम्स जो आ रहे हैं, और रेडनेस या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेडिकल एवोल्यूशन फौरन करा सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन की इंपॉर्टेंस है ना, जितना ज्यादा हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे किसी भी कैंसर को, नॉट ओनली ब्रेस्ट, तो आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, क्यूरेबल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पूरा ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल है, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और कई तरह के कैंसर अप्रोचेस रहती हैं। अगर तो चलो डॉक्टर का काम रहता है कि आप पहले सर्जरी करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, रेडिएशन करेंगे, या कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी, मेडिसिन से भी हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और आजकल एडवांसमेंट में टारगेटेड थेरेपी आ गई है कि जो डायरेक्ट जेनेटिक्स पे टारगेट करते हैं, और जीन से ही कैंसर जहाँ से डेवलप हो रहा है वहां को ही टारगेट करके उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। और ये आजकल काफी प्रीवलेंट और काफी इफेक्टिव है इम्यूनोथेरेपी। तो कैंसर में इमोशनल वेलबींग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मेंटल हेल्थ और सपोर्ट रहता है, तो इसलिए काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप को ध्यान रखें। और आइसोलेट ना करें उसको, पूरा कंसोल करें और अलग ना छोड़ दें कि हाँ जी कैंसर हो गया अब तो जाओ। तो इसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें उनको सोशली सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर काफी कॉमन है, और इवन और कैंसर भी काफी ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। पर हमें सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा जानना है। स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग बताया, और भी कैंसर के स्क्रीनिंग आजकल अवेलेबल है, तो वो भी हम करा सकते हैं जैसे ही कुछ सिम्टम आते हैं। और हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि लाइफस्टाइल ही जो हमारा जो मेन हमारे हाथ में लाइफस्टाइल ही है। अपना लाइफस्टाइल को करेक्ट रखेंगे तो हम अपने आप को कैंसर से बचा के रख सकते हैं, अपने जो लव्ड वन है उनको हम बचा के रख सकते हैं। तो कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बस ये है कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। यही मेरा आज का मैसेज देना था, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू स्मिता मैडम, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जबरदस्त सेशन के लिए, और बहुत सारा नॉलेज हमें मिला। और अवेयरनेस तो जरूरी है ही, लेकिन अवेयरनेस के कारण, अगर अवेयरनेस के साथ अगर अर्ली डिटेक्शन, अगर आपने जैसे कहा, अगर वो होता है